नमस्ते। मैं आपको आज माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कैदी और कोकिला को, क्योंकि ये कविता बहुत ही एग्जाम के लिए जरूरी है, शायद इसको वापस एक बार आपको पुनरावृत्ति के रूप में समझा दूं तो आप इसको कर अच्छी तरह से अभ्यास कर लोगे। इसी कारण से इसके कवि कैदी और कोकिला, पहले तो देखिए नाम ही कैसा है, क्या संपर्क है। कैदी कैदी यानी जो बंदी बना हुआ है जेल खाने में, और कोकिला का और एक अर्थ है कोयल। पता नहीं जो कोयल पेड़ों पर रहने वाली है उसको इस चार दीवारी में बंद उस कैदी के जेल में देखते हुए कैदी ने उन दोनों में क्या वार्तालाप हुआ, कैदी ने क्या कहा कैदी कोकिला से, इसका सुंदर वर्णन चतुर्वेदी जी ने इस कविता में किया है। इसीलिए इसका नाम, क्योंकि पूरी कविता कैदी और कोकिला पर ही आधारित है। तो कैदी और कोकिला के अंदर जो बातचीत गायन के रूप में हुई है, उसी को भाव यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बम्बई गांव में सन 1889 यानी 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। प्रखर का अर्थ है तेज, बहुत ही तेज। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया था। कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। देहांत का पर्यायवाची शब्द आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार के तौर से आपको वापस, देहांत मरण, मृत्यु, मौत आदि। हम हिम किरटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गुंजे धरा, उनकी प्रमुख कृतियां, ऐसे तो उन्होंने कई लिखी है, लेकिन हर एक कवि के लिए एक प्रमुख कृतियां होती है। कृतियां यानी रचनाएं। तो इनकी एक कविता है जरा विशेष महत्व रखती है, इसीलिए उनको विशेष कृतियां कहा गया है। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर एक कवि को अपनी योग्यता के अनुसार कोई उपाधि दी जाती है, तो इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। पद्म भूषण नाम की उपाधि देकर साहित्य अकादमी से इनका सम्मानित किया था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। समझा हुआ है, लेसन पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक पुनरावृत्ति के हिसाब से आपको ये पाठ पुनः एक बार आपके ध्यान में ठीक तरह से बैठ जाए, इसी उद्देश्य से मैं पुनः एक बार आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ। एक कवि आप देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, यानी इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, कौन से कवि बोलेंगे, हम देश के लिए काम करने वाले देशभक्त कवि। इनकी भावना, इनकी कविताओं की रचनाओं में देश के प्रति भावनाएं कोई लिखा गया है, इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, उनको नाम मिला।
जो भारतीय आत्मा यानी आत्मा के अंदर जीवन का संचार करना, प्राणों का संचार करना, ये उनकी एक ही बात थी। इसीलिए उनको उनकी कविता अगर कोई पढ़ता तो शायद मरा हुआ भी शायद जी उठता है। ऐसी उनकी कविता के ओज वाणी थी और भाव थे। वे कवि कार्यकर्ता थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने यानी अपने देश के लिए उन्होंने अपना जीवन जेल में भी बिताया। भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी है। इसलिए उनकी कविताओं में अधिकतर भक्ति, प्रेम और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन ज्यादा है। और अन्य किसी बात का नहीं कि देश की भक्ति कैसी होती है, कैसे हम प्रेम करते हैं प्रकृति से, हमें प्रेम और प्रकृति से हमें कैसे प्रेम करना चाहिए। यानी नेचुरल जो पेड़ है, पौधे है, हरियाली है, जिसको हम नष्ट करते हैं तो उसके साथ हमें कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में कवि ने आपको इसमें समझाया। यानी इनकी कविताओं में, चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। यानी विचारों को, भाव का अर्थ विचारों को उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी इनकी भाषाओं में उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अब देखिए इस कविता का सार, संक्षिप्त में मैं सार बताती हूँ आपको। उस सार को अगर समझ ले तो कविता का भाव समझने में आपको कोई देर नहीं लगेगी। कोई भी विषय में कहीं पर भी इस विषय के माध्यम से इतना है कि पहले हमको उसका सार समझना चाहिए। सार नहीं समझे और उसको करने गए तो हमको वो कविता या वो पाठ या वो लेख, वो उपन्यास इन्हीं समझने में बहुत दिक्कत बनी। तो देखिए भूमिका में ब्रितानी उपनिषेधवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यानी ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण यानी अत्याचार तंत्र में विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता वहां पर सभी के सबको बहुत प्रिय लगी। लोकप्रिय आपको देखिए व्याकरण की दृष्टि से क्या शब्द होता है? लोकप्रिय, लोगों का प्रिय। यानी कौन सा समास हो गया ये? तत्पुरुष समास। आक्रोश को व्यक्त करते हुए यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता का मर्म उन लोगों से है जिन्होंने अपना जीवन जेल में बिताया और जेल में उनके साथ अंग्रेजी लोगों ने कैसा दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार, इसमें दुर्व्यवहार बोलते तो इसमें संधि शब्द है दूर और व्यवहार, सॉरी उपसर्ग है दूर और व्यवहारिक शब्द। दुर्व्यवहार का अपोजिट है सुव्यवहार। सु का अर्थ अच्छा और दूर का अर्थ बुरा। तो इनके साथ इनको कैसी यातनाएं दी गई थी? यातना यानी पीड़ा, कैसे कैसे कष्ट दिए गए थे इनको अंग्रेज लोगों ने हम भारतीय लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार किए, उसका ही वर्णन कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। जो कैदी और कोकिला जो आपस में एक दूसरों के बता रहा था, वो कैदी एक कोकिला को कि तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ का जीवन कैसा है, कितना कष्टदायक है। तो वही बात को, अपनी कविता को, अपने विचारों को उस कविता के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उस भावों को हमारे समक्ष रखा है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए कारागार का अर्थ है जेल,
सवालात। उसने लगा कि ये कोयल भी, शायद इसको भी, ये भी एक देशभक्त है, इसीलिए भारतीय सेनानी को जेल में भर्ती हुए देखकर इसके भी मन में यह आई है। और ये कोयल भी पूरे देश को अब क्या समझ रही है? कारागार। क्योंकि उस समय किसका राज्य था? ब्रिटिश लोगों का। इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी। अर्धरात्रि यानी आधी रात। और उसकी चीख सुनकर कैदी भी अपनी निंद्रित अवस्था से जाग उठा और उसने लगा, अरे यह क्यों चीखी? और उससे उसने उसके प्रश्न पूछे कि क्या कारण है, तुझे भी क्या हुआ? तू तो आजाद घूमने वाली पंछी, पर तुझे किस बात का डर हुआ जो तू आधी रात के समय चीखी? उस चीख को सुनकर ही कवि ने अपने भावों को कोयल के समक्ष कैसे रखा, उसका वर्णन कवि माखनलाल जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। देखिए अब दोनों में प्रश्न। कैदी कोयल से प्रश्न पूछता है, उस चार दीवारी के जहां से कोई भी कहीं पर भी जाने आने का रास्ता नहीं है, बल्कि सिर्फ एक, आपने कभी देखा भी होगा जेल खाने को, ऊपर के में क्या रहते हैं कि होल बनाए रहते हैं ताकि वहां से उसको थोड़ी कोई रोशनी आ जाए। तो ये कहां से आ गई है? इस ऊंची ऊंची दीवारों से मैं इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और वो क्यों चीखी? तो वो पूछता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। संदेशा यानी समाचार। वो पूछती है कि तुमने क्या समाचार लाए? क्या लाती हो, क्या गाती हो? थोड़ी थोड़ी देर में गाती हो, कभी चीखती हो, रह रह कर गाती हो। और कोकिल बोलो, क्या लाती हो तुम? क्या किसी का तुमने समाचार लाया है मेरे लिए? बोलो तो सही, यहाँ आई क्यों? आई तो क्या लाई? तुम अपनी बोली में क्या संदेशा दे रही हो मुझे? संदेशा यानी समाचार, सूचना। उस जमाने में मालूम है आपको, एक जमाने में कबूतर ही एक दूसरों को संदेशा भेजते थे। कबूतरों के द्वारा ही संदेशा भेजा जाता था। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में हमने पढ़ा कि कोयल की चीख सुनते ही कवि उससे क्या पूछ रहा है कि तू मेरे लिए क्या समाचार लाई है? अब बता रहा ऊंची, अपने जेल का वर्णन कर रहा है वो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। देखिए दो लाइन में कितना सारपूर्ण अर्थ है। ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपने सिर्फ ध्यान से सुन लिया तो आपको इसका सारांश, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको आ सकते। अर्थ को समझना है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, क्योंकि आपको मालूम है जेल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची रहती है, जहां से कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। इतनी ऊंचाई पर रहती है कि उसको वो चढ़ भी नहीं सकता। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, और ये डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डेरा यानी स्थान, ये किसका रहने का स्थान है? यहाँ पर डाकू है, चोर है, बटमारो है। बटमारो यानी लूटने वाले डाकू, वो दिन दहाड़े भी लूटते हैं। तो ऐसे लोगों का यह स्थान है। तू यहाँ क्यों आई? जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ की स्थिति बता रहा है कैदी कोयल को कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना,
देते हैं रोटी, लेकिन कैसी रोटी देते हैं? कभी आपने उन जेल वाले लोगों को देखा होगा, कैसी रोटी फेंकी जाती है, कैसी मोटी मोटी रहती है, कैसी क्या सब्जी, क्या उसमें टेस्ट है या नहीं, जो भी है बस थाली में लाके खाओ। तो जीने के लिए को देते नहीं पेट भर खाना, क्योंकि हमको तो उनको मारना ही है, तो हमको पहले ही आध पेट खाना दे रहे। अब हमको 4 रोटी की भूख है, लेकिन वो 2 रोटी या 1 रोटी देता है बस, उससे और ज्यादा आप मांग भी नहीं सकते, वो देता नहीं, क्योंकि उसको हमको मारने के लिए उसको मालूम है इनको आज नहीं तो कल कहाँ चढ़ाना है, फांसी के फंदे पर लटकाना है, तो पहले इनको क्या बना दो, कमजोर। तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी तड़पा तड़पा कर मारते हैं। एक बार का मरना बोले तो फिर भी ठीक है, लेकिन रोज 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 का ये मरना कितना दुखदाई होता है, ये वही जानता है जो इस पीड़ा से गुजरता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तिल तिल कर मारते हैं, सता सता के मारते हैं, अंदर के अंदर ऐसी सजा हमको देते हैं कि ये हमारा जीवन है, तू यहाँ क्यों आई जीने को, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना, न मरने देते हैं न जीने देते, ऐसी अवस्था हमारी जीवन भर। अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। देखिए जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा, हमारे जीवन के ऊपर रात और दिन सैनिक बंदूक ताने हुए खड़ा रहता है, दरवाजे बंद, काल कोठरी जा, न कोई तम यानी अंधेरा, पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है, नो रोशनी नो लाइट, न कुछ साधन न कोई वादन, सिर्फ हम लोग चलते हैं तो हमारे जंजीरों की आवाज आती है, वो जंजीरें हमारी हथकड़ियां, वो जंजीरें हमारी हथकड़ियां, और मरने भी देता नहीं तड़प कर जाना। तो दिन रात कड़ा पहरा रहता है, थोड़ा सा भी हिले तो वो आके देखता है क्या हुआ, क्या कर रहा है, यानी इस तरह से वो लोग तड़पा तड़पा कर मारते हैं। शासन है या तम का प्रभाव बड़ा, शासन ये राज नहीं है, आप लोग सोचते हो ये शासन, लेकिन यहाँ पर तम का प्रभाव गहरा है, चारों ओर सिर्फ हमारी दुनिया अंधेरे के अंदर ही घूमती है। प्रभाव का अर्थ असर, और तम का अर्थ है अंधेरा, और तम का विलोम शब्द है उजाला। ध्यान रखिए बच्चों, कोई भी पाठ के समय में जितना भी ग्रामर, भले वो आपके पाठ में हो या न हो, लेकिन आपको इसका अगर ध्यान रहेगा तो जरूर आप इसका ग्रामर को शायद कभी, ग्रामर लिखने में, व्याकरण लिखने में आप कभी गलती नहीं करोगे। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिम कर, अब देखिए हिम कर का अर्थ क्या है। हिम यानी बर्फ, यहाँ का जैसे बर्फ में हम लोग निराश हो जाते हैं, रात की काली, और रात भी ऐसी काली है कि खत्म होने को ना नहीं, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे हमको रात ही रात दिखाई देती है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, यहाँ पर आली शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया होगा, सोचो बच्चों, किसे आली कहा है कैदी ने, कोयल को, क्योंकि इस समय कालिमा में पूरी अंधेरी रात में तुम क्यों जगी और तुम क्यों चिल्लाई, तुम क्यों चिल्लाई, तुम क्यों पुकारी। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, ये क्वेश्चन
कैदी उस कैदी खाने में आई हुई कोकिला से कर रहा है कि यहाँ का वातावरण ऐसा है और तुम क्यों यहाँ आई हो, या कोई तुमको आनंद नहीं मिलेगा। ये तो किसका स्थान है? डाकू चोरों बटमारों का स्थान है। वो लोग यहाँ रहते हैं, तेरा यहाँ कोई कार्य काम नहीं है और तू क्यों जगी और क्यों चीखी। ये क्वेश्चन एक कैदी कोकिला से, जेल में आई हुई कोकिला से कर रहा है। बड़ी सुंदर देशभक्ति पूर्ण कविता। एक बार अगर समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, क्वेश्चन के आंसर को, कविता के भाव को, कविता में आए हुए शब्दार्थ को, व्याकरण की दृष्टि से भी सबको जान सकते हो। देखिए अब दूसरा पैराग्राफ। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। क्या बताया उसने? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या क्यों लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। तुम्हारे दिल में क्या हुआ, क्या जगह है, क्या हुक पड़ी है, क्या दर्द हो उठा है। वेदना बोझ वाली सी, क्या तुमको दुख हुआ है? वेदना में दर्द। हुक पड़ी यानी रह रह कर कलेजे में दर्द उठना। क्यों हुआ, क्या बोलो, ये हुआ तुमको कोकिल बोलो तो। क्या क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। तुम्हारी आवाज इतनी मृदुल है, वैभव है, कोकिल बोलो तो तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, क्या लुटाने आई हो? हमारे दिल को भी प्रसन्न करने आई तो हमारे दिल में तो कोई प्रकार का कोई भी आनंद नहीं है, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय के बाद हमको कहाँ लगाया जाएगा? फांसी के फंदे पर झुलाया जाएगा। तो बोलो तुम मृदुल, मृदुल यानी कोमल वैभव की रखवाली से तुम वहां पर बोल रही, यहाँ तुम क्यों आई हो? फिर उसको बोलते हुए, उद्बोधन करते हुए कवि ने बताया, क्या हुई बावली। देखो शब्द कैसे है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय चीख रही हो? यहाँ तो चीखना तो क्या, एक शब्द भी अगर थोड़ा चला तो सिपाही क्या हो जाते हैं? तैयार खड़े हो जाते हैं। तो तुम क्या पागल हो गई? कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं है देखी। ज्वाला यानी आग की लपटे। दावानल का अर्थ क्या है? आग की लपटे। क्या तुमने आग की लपटे देखी है, ज्वालाएं देखी है? कोकिल बोलो तो, क्यों तुम चीखी? क्या हुआ तुमको? क्या तुमको सपना आया? क्या तुम्हारे दिल में कुछ रह रह कर कुछ वेदना उठी? तो तुम अपने उस मृदुल वैभव को छोड़कर यहाँ आई हो और यहाँ आके अर्धरात्रि को चीखी हो। इस या क्या तुमने सोते सोते कोई स्वप्न देखा है, जलती हुई ज्वाला देखी है? क्या हुआ? क्योंकि हमको तो अब क्या हो गई है, इसकी आदत हो गई है। हमको तो क्या हो गई, अब इसकी आदत हो गई है, इसीलिए हम को कुछ नहीं था। लेकिन तुम शायद यहाँ पर आकर इस यहाँ का नजारा देखकर, यहाँ की स्थिति देखकर शायद डर गई हो। तुमको चारों ओर आग की लपटें दिखाई दे रही है, क्या इसीलिए तुमने चीखा? बताओ कोकिल, क्यों चीखी तुम? ये बात कवि बार बार उस आई हुई कोकिला से पूछ रहा है। क्या देख न सक, यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने पूरे जेल का वर्णन, जेल जो कैदी है उसका वर्णन, और कैदी के हाथों में जो पहने हुए हथकड़ियां है उसको कवि ने क्या उपमा दी है। देखिए क्या बताया है, जिसको हम हथकड़ियां बोलेंगे, बेड़िया बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर कवि ने उसके लिए क्या बताया देखिए।
क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या बताया उस हथकड़ियों को? गहना। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? क्या तुम इस हथकड़ियों को देखकर डर गई हो? ये तो हमारा गहना है, जंजीरों का गहना है। ये हथकड़ियां क्यों? ये तो ब्रिटिश राज का गहना है जो राजा ने हमको पहनाया है। कभी आप एक किस पिक्चर का है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये गाना था, देखो जी चले चले हम ससुराल, हाथों में पहने सोने की कड़िया। यानी हथकड़ियों को उसने क्या बना दिया? सोने की कड़िया बता दिया। और चले है चले हम ससुराल, देखो जी बन ठन के हम चले हैं ससुराल। यानी इस कविता के भाव में, इस गाने के भाव में भी ये था भाव। ऐसे पहले की सिनेमा में जो गाने रहते थे उसमें भी बहुत कुछ भाव देशभक्त के प्रति रहते। उसने अपने उस जेल को क्या बताया? ससुराल बताया था। और अपने हाथों में पहने हुए जो हथकड़ियां जंजीरें थी उसको उसने कहा है कि ससुरे ने भेजी देखो हाथों की कड़िया, हमने भी पहनी उसको बड़ी शौक से लड़िया। ऐसे गाने किस पिक्चर का मुझे याद नहीं है, लेकिन ये गाना था कि एक कैदी को ले जाते समय वो अपने भावों को गीत के माध्यम से सबको हंसते हुए उस कारागार में जा रहा था और बता रहा था, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ससुराल जा रहा हूँ। और ससुरे ने मुझे मेरे लिए क्या भेजी है? सोने की गहने भेजी है, जिसे पहनकर मैं चला हूँ ससुराल। तो यहाँ पर भी इस कवि ने उस कोकिला से कहा कि क्या तुम मेरे ये जंजीरों को देखकर, तुम्हारे लिए जंजीर है लेकिन मेरे लिए ये गहना है, ये हथकड़ियां क्यों कह रही हो? ये ब्रिटिश लोगों ने मुझे ये पहनाया है। कोल्लू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे का। जैसे कोल्लू का चरक होता है, मालूम आपको? यू पानी आपने कभी देखा नहीं होगा, कुएं के ऊपर एक गोल चक्र जैसा लगा हुआ रहता है और उसमें छोटे छोटे बाउल के वैसे मिट्टी के खंडिया लगी रहती है। और वो जैसे जैसे वो अंदर घूमता रहता है, बैल घूमता है, वो भी चक्र घूमता है और उस आए हुए चक्र के अंदर पानी जो रहता है वो उनको खेतों में जाता है। उसमें एक आवाज करता है, वो चरक चू चू की आवाज आती है। तो कोल्लू हम भी जब चलते हैं तो जीवन की एक तान हमको लगती है, हमारी ये हथकड़ियां जो आवाज करती है, मुझे लगता है ये हमारे जीवन की क्या है? शान है, तान गा रही है, गीत गा रही है। क्या तुम इसे देखकर डर गई हो? या फिर गिट्टी पर उंगलियों को लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, गिट्टी यानी दीवारों पर उंगलियों से कान क्या करते थे? आपको मालूम है आज भी आपको गोलकुंडा किले में अगर आप जाइए, समर्थ रामदास को जेल में रखे थे हमारे गोलकुंडा किले में शासक ने। तो उस समय वहां पर वो बैठकर, उनके पास कोई पेन नहीं था, कोई कॉपी नहीं थी, लाइट नहीं थी, एक दीपक जलता था बस छोटा सा, और ऊपर चार होते। आज भी आपको गोलकुंडा में वो समर्थ रामदास की जेल के नाम से वो प्रसिद्ध है। और वो वहां बैठे बैठे गिट्टी और लकड़ी के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़ों से प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम बोल के सारों दीवारों पर आज भी आपको वो देखने को, पढ़ने को शायद मिल सकता है। तो मैं भी वही करता हूँ, गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान। और वो मोट खिस्ता लगा पेट पर जुआ, ऐसा लगता है मुझे कि वो ये जो जंजीरों को उठाता हूँ, जुआ बोले तो मालूम आपको, ये जुआ बोले तो जहाँ पर पानी दो बैलों के ऊपर, सर के ऊपर रखते हैं, बैल बंडी चढ़ाते समय एक लकड़ी रखते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर हम रस्सी बांधते हैं और उसके गले में लगाते हैं।
वो जुआ, उसको जुआ बोलते। लकड़ी का एक होता है लंबा सा, पूरा 2 बैल है तो उसके ऊपर पूरा पट्टी सा रहता है। पानी के ऊपर भी आप देखो कि वहां पर आपने आपने कभी क्रांति पिक्चर देखा होगा, उसमें भी उसके गले में वो जुआ के वैसा बांध दिया था। ध्यान करो बच्चों, ऐसे पिक्चरों लकड़ा का बना हुआ रहता है। उस समय के पिक्चर बहुत ध्यान करने योग्य थे, लेकिन आजकल आप लोग उन पिक्चरों को कहाँ मानते हो। आप तो देखते हो आई एम ए डिस्को डांसर या फिर और कई ऐसे ऐसे पिक्चर। उन प्राचीन समय के पिक्चरों में क्या कला थी, क्या भाव थे, क्या विचार थे। क्या क्रांति नामक पिक्चर आपको देखिए, गले में उसने लकड़ी, अंग्रेज लोगों ने उसके एक लकड़े का जो पूरा पाटा है और बीच में एक होल है उसके सर पर रख दिया और उसको बोलते हैं कि चल दौड़, और ऐसे में वो दौड़ लगाता था। उसको कहते हैं जुआ, जो हमारे गर्दन के ऊपर रखा जाता था। तो वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जैसे आपने बैल को पानी निकालते हुए देखा होगा। आजकल तो आपको ये सब नसीब नहीं है, आपको तो सिर्फ मोटर दबाए धनाधन पानी आ जाता है। आपको क्या मालूम जुआ क्या होता है, पानी कैसे खींचते हैं, बैल क्या करते हैं, खेतों में पानी पहले कैसे देते थे। अभी तो बटन दबाए, आप अपनी जगह बैठे रहो, आपके पूरे खेतों में पानी 10 मिनट में सब पहुंच जाएगा। इतनी उन्नति हमारी। लेकिन उस समय के जो थे, तो मुझे लगता कि खाली खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी मैं उनका क्रोध को निकाल निकाल कर इस धरती पर डाल रहा हूँ, यानी उनका क्रोध का कुआं मैं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। करुणा का अर्थ यहाँ पर दया। तेरे दिल में करुणा क्यों जगे, हम तो हमेशा रोने वाले हैं, हमको हंसने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए रात में गजब ढा रही हो आली, इसीलिए तुम रात में आई हो। और आली शब्द उसने कोयल के लिए कहा है, क्योंकि उसने उसको कोयल। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों, इस शांत समय वातावरण पूरा शांत है, अंधकार को क्यों तू चीर रही हो, वेद रही हो रे, क्यों चीर रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों, चुपचाप बैठकर मधुर विद्रोह बीज। तुम्हारी आवाज तो मधुर है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लग रहा है तुम विद्रोह के बीच इस बाती बोल रही क्यों। कोकिल बोलो तो, यहाँ क्या काम है, यहाँ कौन तुम्हारी आवाज सुनेगा, किसको तुम्हारी आवाज अच्छी लगेंगी, इसको तुम सोचो। क्यों अपने आप को इस काली रात में अपने आप को दुखी कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो, ये बताओ। अब बताया लास्ट में, काली तू रजनी भी काली, रजनी का अर्थ यहाँ पर क्या है, रात, रजनी रात, रात्रि, तू काली है, रजनी भी काली है, शासन की करनी भी काली है, यहाँ का शासन भी काला है, यहाँ सब अंधकार है। इनके शासन में बिल्कुल मतलब अत्याचार से भरा हुआ शासन है इनका। तो शासन की करनी भी काली, करनी यानी कार्य भी काला है, और काली लहर कल्पना काली, कालापन के कारण से लहर भी पूरी, कल्पना भी, सब कुछ काला काला, इनका मन काला, इनका काम काला, इनका शासन काला। तो बता तू यहाँ पर क्यों आई और क्यों करने आई। मेरी काल कोठरी काली, अब बताया, अब इसने पहले उसकी बात बताई, अब बताया कि बता तेरे को यहाँ पर क्या दिखा, क्या प्रकाशमय जीवन दिखा जो तू यहाँ आई है। मेरी काली कोठरी काली, यानी मेरी कोठरी भी क्या है, चारों ओर से अंधकार से भरी हुई है, कहीं पर भी कोई उजाला नहीं है,
टोपी काली कमली काली, मेरे को जो ओढ़ने के लिए दिया गया है वो भी काली है, मुझे माथे पर लगाने के लिए दिया गया वो भी काली है। और याद रखो बच्चों, जो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा उस समय जो कफन उड़ाया जाएगा वो भी काला है। यानी इस तरह से कैदी के समक्ष, सॉरी, कोयल के समक्ष एक कैदी उस कैद खाने का, जीवन का, उसका वातावरण का, शासक का, सभी का वर्णन इस कविता में को आई हुई कोकिला के सामने कर रहा है। मेरी काल कोठरी काली, काल यहाँ पर क्या है, काल का अर्थ क्या है? याद रखो बच्चों, काल का अर्थ है मृत्यु। एक काल का अर्थ कल भी बोल सकते, समय भी बोल सकते हो आप लोग। भिन्नार्थ रूप के अंदर ये शब्द आ सकता है। काल शब्द के भिन्नार्थ रूप लिखो बोल तो दो अर्थ लिखना है, एक काल का अर्थ मृत्यु और एक काल का अर्थ है समय। दोनों भी वर्ड एक ही है, लेकिन समय के अनुसार कोई अगर किसका अंतिम समय आ गया तो अब उसका काल आ गया है, और दूसरा वाक्य में अगर लेना है हमको, इसका काल अभी नहीं आया, यानी समय अभी नहीं आया। यहाँ पर काल का अर्थ समय हुआ, वहां पर काल का अर्थ मृत्यु हो गया। इस शब्द को क्या बोलते हैं व्याकरण की दृष्टि से? भिन्नार्थ। एक ही शब्द है लेकिन दो अलग अलग उसके अर्थ है। तो मेरी काल कोठरी काली, मेरी टोपी काली, मेरी कमली काली, कमली यानी कंबल, उनको जो दिया जाता है कैदियों को ओढ़ने के लिए वो भी काला रंग है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह यानी लोहे की जो जंजीरें है वो जंजीर भी पूरी काली है। पैरे की उंकृति की व्याली, व्याली, पैरे की उंकृति की व्याली, तिस पर है काली ये आली। पैरे की उंकृति भी, वो भी इतनी व्याली, इतनी कठोर है, उसके अंदर भी कालापन भरा हुआ है। जरा सी आवाज हो जाए तो वो चिल्लाता है, ऐसी आवाज करता है कि उंकृति की व्याली। उसको भी देखते ही आदमी जैसे कालेपन को देखकर डर जाते हैं, वैसे उसे देखकर भी वो डर जाता है। किस पर है काली ये आली, ये सब बताया। ये कोयल कितना अच्छा नाम दिया उसने आली को, कि तिस पर भी है गाली ये आली। और अगर थोड़ी सी आवाज भी सुने उसकी, उसके मुंह से क्या निकलती है? गाली निकलती है। तो बता तू क्या करने आई है, यहाँ क्यों आई है, यहाँ का वातावरण ऐसा है, तू किस लिए यहाँ पर आई है? उस मधुर कोयल से कैदी वार्तालाप कर रहा है, उसी का भाव आपके समक्ष यहाँ पर रखा गया था। बड़ी सुंदर। कोठरी का पर्यायवाची शब्द भी मैं आपको बता दूं, कोठरी कमरा, कमरा बोलते हैं, रूम बोलते हैं, खोली बोलते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, अब तू बोल, मेरे माथे पर मौत का साया मंडरा रहा है, काला साया मंडरा रहा है, और मरने की मदमाती, अब मेरे मरने की तैयारी होती। ऐसे समय में तू क्या लाई है, क्यों आई है? ये वो उससे बार बार पूछ रहा है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तेरे सुंदर गीत यहाँ पर क्यों गाती हो, किसको सुना रही हो? तेरे यहाँ पर के गीत किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से एक कैदी जेल में आई हुई कोकिला से जो बातचीत करता है, उसी को माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने शब्दों में लिखा कि किस तरह से कैदियों की दशा होती है जेल में, कैसा उनका वातावरण होता है, कैसा उनका खान पान। जीते हैं लेकिन वो मरने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं मरते, वो मरने के लिए जीते हैं। खाते भी है, समय आने के लिए खाते हैं, पहनते भी है,
लेकिन वो कपड़े पहनते काले कलर जिसमें कोई शुभ्रता न दिखाई दे। जंजीरों से जकड़े हुए रहते हैं, चारों ओर अंधेरा, मरने से पहले ही उनके जीवन में अंधेरा छा गया, इसीलिए उनको प्रकाश से दूर रखा जाता है। बड़े सुंदर भाव के साथ में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के में दोनों का वार्तालाप उस मधुर कविता के आगमन पर कैदी उसको निराश तक जताते हुए बताता है कि तू यहाँ पर क्यों आई, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कवि ने इस आगे की पंक्तियों को हम आने वाले पाठ में फिर से, मुझे आशा है कि आप लोगों को शायद ये कविता बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गई होंगी। परीक्षा में आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आराम से लिख सकोगे। धन्यवाद चिल्ड्रन।